नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं केशव आपको यहाँ पे इस चैनल पर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। अभी मैंने फ़िलहाल दो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, एक आपका यूनिट डिजिट और दूसरा आपको इंडिसेस एंड सर्ट्स। उम्मीद करता हूँ आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। लेकिन बस आप लोग ये कर रहे हो, कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हो, शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो। ये चीज़ आप बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ना कमेंट कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करा रहे हो। ये चीज़ गलत है। आप थोड़ा सा उधर से चीज़ों को सही करिए अपने तरफ से, अपने हैंड से, तो इधर से भी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ से मैथ्स में 100% मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100% मैथ में सिखा दूं, 100% सिखा दूं। ये बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप कहीं भी पढ़े हो, कैसे भी पढ़े हो, किसी से पढ़े हो, लेकिन आप एक बार मेरे साथ विश्वास के साथ जुड़ के देखिए तो आपको पता चलेगा कि मैथ्स को हम किस तरीके से पढ़ते हैं और हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो भी पढ़ाऊँ आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाऊँ। अभी लेटेस्ट में आप देख रहे हो बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और आने वाली भी हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या एसएससी जीडी की आने वाली हैं, लेखपाल की आने वाली हैं, या एसएससी सीएचएसएल का पेपर भी है और तुम्हारा एमटीएस का भी है, मतलब किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ तक कि आप जैसे शिक्षक जो टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैथ्स आपके लिए वहाँ भी ये मदद करेगी, क्योंकि मैथ्स का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है परीक्षाओं के लिए। लेकिन देखा जाए तो हर जगह आपका लेवल जो है, मतलब मैथ्स पढ़ने का जो तरीका है, जो स्टार्ट करने का तरीका है, वो कहीं भी अलग नहीं है। आपको शुरुआत जीरो से ही करनी होगी। किसी भी परीक्षा की तैयारी करो, किसी भी परीक्षा की तैयारी करो तो आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत अगर आपने करी है तो कहीं ना कहीं, जैसे सपोज करो आपने अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हो, तो कोई एसएससी वाला जो तैयारी कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा है, अगर मान लो एसएससी वाला इसके लिए पढ़ेगा, तो कोई भी मास्टर अगर उसको पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं इसको शुरू से ही पढ़ाने की कोशिश करेगा। जब तक वो इसके बेसिक नहीं बताएगा तो वो अच्छे क्वेश्चन कैसे कर लेगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो लेवल है, आपका जो लेवल है वो तो आपको पता होगा, तो आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो कोशिश मेरी है कि मैं आपको जीरो से शुरू कराऊं और वहां तक लेके जाऊं जहां तक चीजें जाएंगी। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है हमें फालतू की चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, वो हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है और उन्हीं चीज़ों को हमको सीखना भी है। क्योंकि आप देखो, जैसे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप जिस भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए। आप यूपीएसआई की कर रहे हो तो आप यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए। आप अगर टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि जो एग्जाम है वो कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हमको वैसा ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज्ञान बढ़ाने की अगर हम बात करें तो ज्ञान आप तब भी बढ़ा सकते हो जब आपको नौकरी मिल जाएगी। मतलब एक आप पद प्राप्त कर लोगे तो वहां पे आपको ज्ञान बढ़ाने का टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप जितना भी चाहो उतना बढ़ा लेना, लेकिन अभी आपको उतने ज्ञान की आवश्यकता है जितने से आपका एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो जाए, जिससे आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो मैथ्स उस सरकारी नौकरी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मैथ्स ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पे आपकी पूछी ना जाती हो। तो मैथ्स तो हर बच्चे के लिए सीखनी जरूरी है, जो भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सोच रहा है या जो कर रहा है। तो उसके लिए मैथ्स में तो आपको अच्छा स्कोर करना ही होगा, और मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल का फुल स्कोर कर सकते हो। तो मैं ये आपको गारंटी दिला रहा हूं कि मैथ्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको मेरे साथ बने रहने की जरूरत है। तो आज मैं जो टॉपिक शुरू कर रहा हूं वो देखा जाए तो अर्थमेटिक का बैकबोन है। अर्थमेटिक को सीखने के लिए आपको जो मैं चैप्टर अभी शुरू करूंगा ये आना ही चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी चैप्टर को करने के लिए इस टॉपिक की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपको मैथ अच्छे से सीखनी है, अर्थमेटिक अच्छे से सीखनी है, तो आपके लिए ये वाला चैप्टर आपको सीखना होगा। इस चैप्टर का नाम है
रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यहां से हर हाल में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे हिंदी में हम बोले तो हम इसे कहते हैं अनुपात, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका, ये अर्थमेटिक का बैकबोन है। आपको रेशियो तो हर हाल में सीखना ही है। किसी भी चैप्टर को अर्थमेटिक के शुरू करने से पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड इसके बाद जो चैप्टर है आपका परसेंटेज, वो आपको सीखना ही सीखना है। तो मैं यूनिट वाइज लेके चलूंगा। रेशियो में आपको क्या क्या पढ़ना है। रेशियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपका पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, एज हो गया, ये सारे के सारे हम इस यूनिट में पढ़ेंगे और वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सीखने से पहले, क्वेश्चंस करने से पहले हमको थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है रेशियो का। देखो, सबसे जरूरी चीज है कि रेशियो क्या है। रेशियो का जो सिंबल होता है, सबसे पहले तो हमें सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल ये है, ये रेशियो का सिंबल होता है आपका। और जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का जो सिंबल होता है डबल, इस तरीके से ये आपका रेशियो का प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। तो सबसे पहले अभी आपको मैं बता रहा हूं अनुपात के बारे में कि अनुपात क्या है। अनुपात देखो कुछ नहीं है, एक तुलना करने का साधन है। तुलना मतलब समान राशियों में तुलना करना क्या कहलाएगा आपका? अनुपात कहलाएगा। रिलेशन बनाना, ये कहलाएगा आपका अनुपात। राशियां क्या होनी चाहिए? सेम यूनिट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अपने वजन की तुलना करूंगा, तो अगर मैंने अपना वजन मान लो किलोग्राम में लिया, तो मैं जिससे करूंगा तुलना, तो उसका वजन भी किस में होना चाहिए? किलोग्राम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अपने वजन की तुलना किसी की लंबाई से कर लूं, तो लंबाई की और वजन की यूनिट क्या होती है? अलग अलग होती है, तो रेशियो मैच नहीं करेगा, मतलब रेशियो नहीं बनेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि रेशियो समान राशियों के बीच बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब रेशियो बनाया जाता है, जैसे आप देखो कि रेशियो जब भी बनाया जाएगा, जैसे मान लो दो नंबर हैं आपके, एक के पास मान लो 12 रुपए हैं और दूसरे के पास मान ले रहे हैं 18 रुपए हैं। मैंने ये कहा एक के पास 12 रुपए है, दूसरे के पास 18 रुपए हैं। इसकी यूनिट भी आपकी सेम है रुपए में, इसकी यूनिट भी सेम है रुपए में। तो आपसे जैसे ही मैंने ये कह दिया कि बीच में ये साइन लग गया, ये साइन, तो सीधा सा मतलब ये है कि मुझे इन दोनों राशियों का अनुपात चाहिए। अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सरलतम रूप में होना चाहिए। अब सरल कैसे करेंगे हम इसके लिए? ध्यान देना, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के बीच में अनुपात बनना है, या 3 के या 4 के, जितने के भी बने, हमें करना क्या होगा? हमें इसे सरल करना होगा। हमें क्या करना होगा? इसको सरल करना होगा, मतलब इसका सरलतम रूप प्राप्त करना होगा। तो सरल हम इसे कैसे करेंगे? सरल आपने पढ़ा होगा मासा। मासा मतलब इसे बोले हम HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ा होगा। जब कभी भी हम संख्याओं के बीच में, समान राशियों के बीच में हम अनुपात बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? मासा निकालना आना चाहिए, मतलब HCF आना चाहिए। तो 12 और 18 में ऐसी कौन सी संख्या कॉमन है जो दोनों को बराबर काट दे? मतलब जो 12 को भी पूरा पूरा काटे, जो 18 को भी पूरा पूरा काटे, मींस HCF निकालना है हमारे लिए। तो यहाँ पे HCF क्या होगा? 12 और 18 का क्या संख्या कॉमन है? देखो इसमें 6 कॉमन है, 6 दूनी और 6 तियां कट गया। कहने का मतलब ये था कि इसके अंदर जब मैंने इसे सिंपलीफाई किया तो इसका अनुपात ये आया। क्या आया? 2:3। अब 2 और 3 के पास में कोई भी संख्या कॉमन नहीं बची, 1 को छोड़कर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अनुपात होगा तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। और किस में होगा? कोप्राइम में। किस में होगा? कोप्राइम में। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कोई भी चीज कॉमन ना हो, ऐसी संख्याओं को जोड़ा जिनमें 1 के अलावा कोई चीज कॉमन ना हो, वो क्या कहलाते हैं? कोप्राइम, मींस सह अभाज्य कहलाते हैं। तो अनुपात बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा देंगे तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सरल रूप में हो जाएंगी। इससे ज्यादा हम इसको अब सरल नहीं कर सकते। तो 12 और 18 का जो अनुपात बनेगा वो 2:3 बनेगा। कितना बनेगा? 2:3 बनेगा। अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि मैंने कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, संख्याएं बताओ। तो क्या आप इसकी जो एक्चुअल नंबर है फर्स्ट या सेकंड, क्या आप बता सकते हो?
नहीं बता सकते ना कि पहली संख्या कौन सी है या दूसरी संख्या कौन सी है, क्योंकि यहां पे अनुपात दिया गया है, ये कभी भी वास्तविकता को नहीं बताएगा। क्योंकि हमें यहां से संख्या जो हमने हटाई है, यहां से जो संख्या हमने हटाई है पहले से और जो दूसरे से हटाई है वो हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे बता देंगे। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में केवल और केवल इस तरह से अनुपात दिया गया हो और आपसे ये कहा जाए कि पहली संख्या ज्ञात करो या दूसरी संख्या ज्ञात करो, तो आप अनुपात देखकर कभी भी वास्तविकता को नहीं बता सकते हो। बता कब सकते हो, जब कोई इसके साथ में अदर जानकारी दी गई हो। जैसे मान लो पहली संख्या दे दी गई हो, दूसरी दे दी गई हो, या दोनों का योग दे दिया गया हो, या दोनों का डिफरेंस दे दिया गया हो, तब आप जाकर इसको हल कर सकते हो। जब तक आपको कोई अदर जानकारी नहीं देगा तब तक आप अनुपात देखकर आंसर नहीं बता सकते हो। ठीक है। और अनुपात आप तभी बना सकते हो जब संख्याएं आपकी सेम यूनिट में हो और उनका एचसीएफ आपको निकालना आना चाहिए। तो जानकारी ये है कि अनुपात किस में बनता है, समान राशियों के बीच में बनता है, तुलना करने में बनता है। उसके साथ यहां से एक चीज आपको ये देखना है कि अनुपात हमेशा आपका सरलतम रूप में होना चाहिए। अनुपात देखकर हम कभी भी वास्तविकता को नहीं बना सकते। दूसरी चीज यहां से आपको याद रखना है कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है। ये भी बात आपको समझनी है कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये थोड़ी सी जानकारी हो गई बेसिक। आपको मैंने अनुपात के बारे में बता दिया कि अनुपात का जो सिंबल है वो ये होता है, ये समान राशियों के बीच में बनता है। अनुपात हमेशा सरलतम रूप में होना चाहिए। अनुपात को देखकर कभी वास्तविकता नहीं बता सकते और अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब बात है प्रोपोर्शन की, तो प्रोपोर्शन को बस इतना सा थोड़ा सा समझ लो, जब क्वेश्चन करेंगे तो बता देंगे। प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक कितने भी हों, एक जैसा अनुपात हो तो वो अनुपात क्या कहलाते हैं, आपके समान अनुपात कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने कहीं लिख दिया 1:2, कहीं लिख दिया मैंने 2:4, कहीं लिख दिया मैंने 3:6, कहीं लिख दिया मैंने 5:10, ये सारे के सारे रेशियो क्या हैं, समान अनुपात हैं। जो मतलब इसका है वही मतलब इसका है, वही मतलब इसका है, वही मतलब इसका है। देखो ध्यान से, यहां दूसरी वाली संख्या पहले की डबल है, यहां भी दूसरी पहले की डबल है, यहां भी दूसरी पहले की डबल है, यहां भी दूसरी पहले की डबल है। तो ये सारे के सारे रेशियो क्या कहलाएंगे, आपके प्रोपोर्शन, समान अनुपात। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो अपने पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी अपना लोगों का फोकस है रेशियो पे। तो कुछ जो मैंने बेसिक जानकारी दी आपको वो आपके लिए समझ में आई होगी, क्योंकि यहां से अपने लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके लिए इन चीजों का महत्व समझ में आएगा कि क्या है ये। लेकिन हमको रेशियो, अनुपात बहुत अच्छे से तरीके से सीखना है। तो हम यहां से चीजों को शुरू करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना है। जैसे मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं, जिन लोगों को चीजें देखनी है, जिन लोगों को मैथ्स सीखनी है, जो शुरुआत कर रहे हैं या जो कहीं भी पढ़े हैं, जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो वो आराम से यहां से अपनी दिक्कत को दूर कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि ए और V का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, और ए का मान 60 रुपए है, 60 रुपए है, तो बी का मान बताओ। देखो मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, किसी को कोई हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको यहां से सीखना है तो बिल्कुल जीरो से लेकर हम लोग वहां तक चलेंगे जहां तक इसकी सीमा है। मतलब किसी भी परीक्षा में आपको क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, इतना मैं इस पर पढ़ा दूंगा आपके लिए, इतना विश्वास करो आप। तो अभी शुरुआत है, तो आप देखो ध्यान से, इसमें कुछ है नहीं। यदि ए और बी का अनुपात जो दिया है, देखो ध्यान से, ए और बी का जो रिलेशन है, ए और बी का जो रिलेशन है वो दिया है 5:4। अब आप बताओ जरा ये बना कैसे होगा, 5 और 4 कैसे बना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालकर, वो आपको पता नहीं है। तो आप इसमें जानकारी तभी बता सकते हो, वास्तविक जानकारी, जब आपको कोई दूसरी अदर जानकारी दी गई हो। तो अदर जानकारी क्या है, ए का मान कितना है, 60 रुपए। एक्चुअल में जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 60 रुपए है। इसके आधार पे हमसे बी की वैल्यू पूछिए। अरे तो भाई क्यों नहीं बता देंगे, इसके मतलब इसके रिलेशन से ही तो ये बना है, इसके कारण ही तो इन दोनों का रेशियो बना है 5 और 4। तो
तो आप बताओ जो नंबर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसके साथ से हटाया होगा, ए से हटाया होगा, वही फैक्टर हमने कहां से हटाया होगा, वी से हटाया होगा। तो दोनों में एक फैक्टर तो कॉमन था या नहीं था। कॉमन निकालने के बाद इसके पास बचा है 5, इसके पास बचा है 4। तो आप इसको देखो कितने तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले देखो आप अपना ट्रेडिशनल मेथड, जब आप अनुपात हटाते हो तो कोई वेरिएबल लगाते हो। जैसे मैंने कह दिया एक 5x लगा दिया और यहां पे लगा दिया आपने 4x, मतलब इसके साथ x जोड़ दिया तो इधर भी x जोड़ना पड़ेगा। मतलब पहली संख्या हो गई 5x, दूसरी हो गई 4x। हमारे अकॉर्डिंग जो 5x है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 60। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। 5 से 60 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 60 वो 12। हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या निकालोगे 4 गुणा 12, क्योंकि 12 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया। अभी बिल्कुल समझ लो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी परीक्षा में ये भी पूछ लिए जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आप देखना जाके। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान दो। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आप बताओ, यहां से देखो ध्यान से, जब हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटाया था तो यहां पे बचा क्या था फैक्टर, 60। तो आप खुद सोचो, इस 60 एक्चुअल में ए की वैल्यू है कितनी, 60। तो जैसे मैंने ए की वैल्यू को बी की वैल्यू के साथ तुलना की, मतलब अनुपात बनाया, तो यहां पे तो मैंने 60 ही रखा होगा। 60 जैसे ही मैंने यहां पे रखा तो 60 के और बी के वैल्यू में जो कॉमन था उसको मैंने बाहर फेंक दिया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद यहां क्या बचा, 5। तो आप बता दो इस 60 के अंदर तो 5 होगा नहीं होगा। अगर मैं 5 की वैल्यू ये बोलूं कि 5 की वैल्यू अगर मैं ये बोलूं कि 60 है, तो बता दो जरा मुझे 1 की वैल्यू कितनी होगी। 60 को अगर मैं 5 से भाग करूं तो जो फैक्टर हाईएस्ट हटाया था वो मुझे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 5 से इसे काटोगे 12, तो मैंने दोनों जगह से क्या हटाया, 12 हटाया, नहीं हटाया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 5 की वैल्यू 60 है, जिसकी भी वैल्यू देगा। ध्यान देना, हमारे लिए अब 1 यूनिट पे काम करना होगा, ये आप अच्छे से समझ लो। 1 यूनिट, 1 इकाई, यही 1 इकाई क्या कहलाएगा आपका, ये 1 इकाई क्या कहलाएगा आपका, x, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां जैसे कि इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 60 दी है और हमारे अकॉर्डिंग a की वैल्यू 5 की वैल्यू है 60, तो 5 का कितने गुना है ये, 12 गुना। तो ये भी तो 12 गुना होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां से सेम फैक्टर को हटाया है। अगर ये 12 गुना है तो ये भी 12 गुना होगा, इसीलिए 12 चौक 48। तो जिसकी भी जानकारी देगा, अगर यहां a की जानकारी दी है तो a की सहायता से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, बी की जानकारी देगा तो बी की सहायता से निकालेंगे, दोनों की जानकारी देगा तो दोनों की सहायता से निकालेंगे, अगर दोनों का अंतर देगा तो दोनों के अंतर की सहायता से निकालेंगे। तो हम हर वैरायटी के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि यदि A अनुपात B बराबर में 7:5 दिया है एंड यहां से दोनों का जो योग है वो 360 दिया है, तो आपसे वो A की वैल्यू पूछ सकता है, वो आपसे B की वैल्यू पूछ सकता है, वो आपसे इन दोनों का अंतर पूछ सकता है। योग तो दिया है, ये कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले देखो ध्यान से, करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमें तो एग्जाम ओरिएंटेड करना है कि एग्जाम में जाके हमें समय कम कैसे लगेगा ये देखना है। तो छोटी छोटी चीजें आपको कलेक्ट करनी है, तभी जाके आप मजबूत बनोगे, ये बात ध्यान रखना। ईगो से किसी का कुछ भला नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी सरल क्वेश्चन भी टेंशन दे देता है। तो आपको हर क्वेश्चन को बराबर इज्जत देनी है, क्योंकि सभी का वेटेज बराबर है। तो आप देखो यहां से यदि A अनुपात B जो है वो 7:5 है और A प्लस B की जो वैल्यू है वो 360 है, तो हमें A का मान बताइए अलग से कितना है, B का कितना है और A माइनस V कितना है। तो अभी मैंने बताया आपको कि ये अनुपात कैसे बना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के, वो हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ, अगर आप x लगा के करोगे तो यहाँ पे जो फैक्टर हटाया वही यहाँ हटाया, तो 7x और 5x कितना हो जाएगा, 12x की वैल्यू दी है 360, ऐसे कर लो। नहीं तो आप खुद सोचो, पहली जो a है उसकी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग कितनी है, ध्यान देना, मेरे अकॉर्डिंग कितनी है
7 7 और यहाँ पे कितना है 1, मतलब 5। तो मान लो आपने यहाँ से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटाया है वो 1 है, तो अगर 7 के अंदर 1 से गुणा कर दोगे तो 7 एकम 7, आज भी ये 7 ही रहेगा, और यहाँ भी 1 से गुणा करनी होगी तो 5 एकम 5 5, आज भी ये 5 ही रहेगा। तो क्यों ना हम 7 और 5 को जोड़ें, क्योंकि हमें दोनों का योग दिया है तो हमें एक यूनिट की वैल्यू योग करके ही निकालनी है। तो आप बताओ हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का योग कितना है 12। 12 यूनिट की जो वैल्यू है, 12 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है 360। भाई अगर हमें क्वेश्चन में योग दिया है तो हमें इन दोनों का योग करना होगा, तो 360 एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 12 3 36 मतलब 60। अगर हमारे लिए ए की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 7 गुणा 1, 7 एकम 7 बोला था ना, 7 गुणा 1, 1 की वैल्यू है 3, तो 7 3 21 210। यहाँ निकालना है बी की वैल्यू, तो 5 गुणा 30 मतलब कितना आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 150। अगर इन दोनों का अंतर निकालना तो देखो ध्यान से, हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना है 2, हमारे अकॉर्डिंग इतना अंतर 7 - 2 5, कितना आ गया 2, तो यहाँ गुणा कर दो, कितना आ गया आपका 60। तो ये हमारे तीनों आंसर आगे नहीं आ गए। हम आसानी से क्वेश्चन के आंसर को बना लेंगे, ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि इनको भी आपको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, छोटी से लेकर बड़ी तक की, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन चीज़ों को सही से पढ़ोगे और मुझे फॉलो करोगे सही से। देखो यदि यहाँ से मैं लिखूँ, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:5, ठीक है, और मैंने यहाँ से आपसे कह दिया कि मेरे लिए यहाँ से C माइनस A की जो वैल्यू दी है, C माइनस A की वैल्यू जो दी है वो 120 दी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे A की वैल्यू बताओ, मुझे B की वैल्यू बताओ, मुझे C की वैल्यू बताओ, मुझे इन तीनों का योग बताओ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। तो क्वेश्चन में जो भी जानकारी देगा उसके आधार पर हमको क्वेश्चन को हल करना है। जैसे हमें यहाँ से A अनुपात B अनुपात C हमें दिया है 2 3 5, अच्छे से पता है आपको अनुपात कैसे बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के बनता है, नहीं बनता है 2 3 5 कैसे आया होगा, तीनों में जो भी नंबर कॉमन था उसको अलग कर दिया, तब आपका रेशियो आ गया 2 3 5 का। अब हमसे ये कह रहा है एक्चुअल में हमको जो जानकारी दी है वो एक्चुअल में जानकारी है C और A का अंतर। C और A का अंतर कितना है 120। तो अब हमारे लिए जो क्वेश्चन हल करना है वो इसी की सहायता से हल होगा। एक्चुअल में जो वैल्यू निकालनी है वो इसी की हेल्प से निकलेंगी। तो आप देखो ध्यान से, हमारे अकॉर्डिंग C और A का डिफरेंस कितना, देखो C की वैल्यू है 5 और A की वैल्यू है 2, तो 5 और 2 का अंतर कितना है 3, और 3 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी दी है, 3 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है ये आप देख लो, 3 से 120 को भाग दोगे तो 40 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सबसे पहले आप ये बताओ, क्या आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना आ रही है समझ में, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना आ रही है समझ में, ये क्या है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो आपने A की वैल्यू पूछी है, तो A की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग है 2 एकम 2 2 और 1 की वैल्यू है 40, कितनी हो गई 80। या देखो 3 एकम 3 3 3, 1 की वैल्यू है 40, 4 3 और 120, और यहाँ 5 एकम 5 5 गुणा 40 मतलब 20 200। आगे बात समझ में। अब अगर तीनों का योग पूछ रहा तो हमारे अकॉर्डिंग तीनों का योग कितना, 2 और 3 5 और 5 10, 10 गुणा 40 मतलब कहने का आंसर आ गया 400। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत तरीके से पढ़ो, क्योंकि जब आप शुरुआत अच्छी करोगे ना तो आपको दिक्कत कतई नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले आपको मैथ्स के अंदर जो डर है वो भगाना है। तो डर तभी भागेगा जब आपकी शुरुआत अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपकी शुरुआत अच्छी होगी। आपको इस टाइप के से हल्के हल्के आगे बढ़ना है, तभी जाके आप अच्छे टाइप के क्वेश्चन हल कर पाओगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम रहेगी। मैथ्स से आपको हमेशा डर लगेगा, जैसा कि आपके साथ है। तो आप पहले शुरुआत सही से करिए कॉन्फिडेंस के साथ, तब जाके आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा। जैसे मैं आगे क्वेश्चन की बात करूं तो यहां से मैं कह रहा हूं कि यदि मैं आपसे कहूं यदि
x माइनस वाई, वो x अनुपात y अनुपात z, 7:9:8 दिया है। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से मुझे n जो y है, y की वैल्यू मेरे को 180 दी है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे x, y और z का मान बताओ कितना होगा। तो अभी तक आप देखो क्वेश्चन को समझ रहे होगे सही से कि मैं क्या कराना चाह रहा हूं और आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पे देखो 3 वेरिएबल है और उन तीनों का रिलेशन हमको दिया है 7, 9, 8। अच्छे से जानते हो ये रिलेशन कैसे बना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के, हमें वो नहीं पता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अंदर क्या हमको कोई अदर जानकारी दी है, तो आपको पता लगेगा कि हमको y की वैल्यू एक्चुअल में दी है कितनी, 180। हमारे अनुसार y की वैल्यू कितनी है, 9। तो 9 की वैल्यू अगर मैं देखूं 180 है तो ये कितने गुना है, 20 गुना है, नहीं है। 9 से अगर 180 को भाग करोगे तो ये 20 बार जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई 20। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। 7 और 9 16 और 8 आपका कितना हो गया, 24। बोलो 24 गुणा 20, तो 24 दूनी 48, मतलब टोटल तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, 480। फिर से समझ लो, हमें 3 वेरिएबल का रेशियो दिया था 7, 9, 8, उसमें हमें एक वेरिएबल की वैल्यू एक्चुअल में दे दी। हम इसकी सहायता से क्वेश्चन में सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। हमसे केवल जानकारी पूछी है कि x, y, z का मान क्या होगा। आपसे x, y, z का मान पूछा था तो आप खुद जोड़ो कि 7 और 9 16, 16 ये हो गया, 16 और 8 आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 24। 24 गुणा एक यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 दूनी 48, मतलब 480 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से देखो, देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि राम की आय श्याम से 14,000 रुपए अधिक है, यदि इनकी आय का अनुपात, यदि इनकी आय का अनुपात तेरे अनुपात 6 है, तेरे अनुपात 6 है, तो राम की आय बताओ। तो राम की आय बताओ। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। अभी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं। मैं उन बच्चों को भी सिखाना चाह रहा हूं जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं या जिनको मैथ्स से डर लगता है। तो अगर वो कोशिश करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका डर मैथ्स से खत्म हो जाएगा और उनको मैथ्स अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगी। यहां कह रहा है कि राम की आय श्याम से 14,000 रुपए अधिक है। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो कि राम श्याम से 14,000 ज्यादा कमाता है। राम और श्याम जितना भी कमाते हैं एक्चुअल में, उनका अगर हम रेशियो बनाएंगे तो बनेगा 13:6। तो आप अच्छे से समझदार हो कि राम और श्याम की इनकम का अनुपात अगर देखोगे तो 13:6 बना है। ये किसका है अनुपात, आय का। अच्छे से बताइए कैसे बना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हटा के। वो हमें जब तक नहीं पता लगेगा तब तक हम कोई भी चीज बता नहीं सकते, कोई भी वास्तविक जानकारी हम इस क्वेश्चन में नहीं दे सकते हैं। अब हमें देखना यह है कि इसके लिए उपाय क्या दिया है क्वेश्चन में। तो उपाय ये दिया है कि राम की आय श्याम से 14,000 रुपए अधिक है। आप देखो हमारे अकॉर्डिंग कितनी ज्यादा है भाई, राम की आय है 13 यूनिट और इसकी है 6 यूनिट। कितनी ज्यादा है राम की आय, 7। तो देखो 7 है, तो ये 7 हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा है। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 14,000 दिए, नहीं दिए। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 7 दूनी 14, मतलब 2,000। और हमसे पूछी किसकी है, राम की। तो राम की मल्टीप्लाई कर दो यूनिट में, 13 एकम 13, एक की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26। तो राम की आय कितनी आ जाएगी, 26,000 रुपए।
26,000 रुपए क्या कर रहा है, राम कमा रहा है। ये आपको अच्छे से समझना है। इस टाइप से कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। कभी कभी वो कह देगा कि मोटरसाइकिल का मूल्य स्कूटर के मूल्य से इतना अधिक है, उन दोनों के मूल्यों का अनुपात इतना है, तो बताइए मोटरसाइकिल का मूल्य कितना है, स्कूटर का मूल्य कितना है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन आप आराम से समझ सकते हो। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी एक की वैल्यू देके दूसरे की वैल्यू पूछेगा। तो इस तरह से जो अनुपात है, केवल हमारे दिमाग में उस अनुपात का मतलब चलना चाहिए, बाकी हमें और कोई से किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कराऊंगा मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरीके से करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। अनुपात आपका बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। सारे टाइप अब मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा अच्छे से। देखो, यदि यहां से मैं आपसे कहूं कि यदि A अनुपात V अनुपात C बराबर आपको दिया है 2:3:5 और आपसे ये कह रहा है कि देन, ध्यान देना, देन फाइंड A प्लस V अपॉन C अनुपात B प्लस C अपॉन A अनुपात C प्लस A अपॉन V, ये हमको फाइंड करने को बोला है। अब आप अच्छे से देखो ध्यान से कि इसमें हमें अनुपात देकर अनुपात पूछा है, अनुपात देकर हमसे अनुपात पूछा है। यहां ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से ये भी अनुपात है। यहां देखो A प्लस बी हो रहा है, A प्लस बी, एक इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, नीचे वाली की डिग्री 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डिग्री का है। रेशियो ये भी बन रहा है, रेशियो ये भी बन रहा है, रेशियो ये भी बनना है। आप खुद सोचो ये रेशियो बना कैसे होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के नहीं पता है तो आप यहाँ x लगाओगे, यहाँ x लगाओगे, यहाँ x लगाओगे, मतलब 2x, ये 3x, ये 5x। तो यहाँ लगा के देख लो ना, 2x प्लस 3x 5x हो गया, नीचे भी 5x, x कट गया। मतलब जब डिग्री सेम होगी तो आपको वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। आपसे अगर ऐसे पूछता कि भैया बताओ A³ अनुपात B, तो ये नॉट पॉसिबल, आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहां डिग्री एक ही हो गई, A³ मतलब 3 और यहां है सिंगल, तो यहां पे आपका अनुपात नहीं बनेगा। अगर डायरेक्ट आपने कह दिया कि 8:3 बनेगा, इसका मतलब आपका आंसर सही नहीं है, वो गलत है। तो हमें यहाँ पे इनकी डिग्री को भी समझना है, तभी जाके रेशियो बनेगा। डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट देखो A की वैल्यू आप 2 लगा सकते हो, B की वैल्यू आप 3 लगा सकते हो, C की वैल्यू आप 5 लगा सकते हो। लगाइए जरा, यहाँ लगाइए 2, यहाँ लगाइए 3 और नीचे लगाइए 5। यहाँ लगाइए 3, यहाँ लगाइए 5 और यहाँ लगाइए 2, यहाँ लगाइए 5, यहाँ लगाइए 2, यहाँ लगाइए 3। ठीक है, रेशियो बनाइए 5, 2, 3, 5, 5/5 1 आ गया, 3 और 5 8, 8/2 4 आ गया, और ये 7/3 आ गया। अब ध्यान रखना, अनुपात कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 1 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3। तो हर जगह आपको क्या कर देनी है, 3 से गुणा कर देनी है। हर जगह 3 से क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। 3 से 3 कट जाएगा, 1 का महत्व भी नहीं है। 3 एकम 3, 4 3 12 और 7 एकम 7, मतलब यहाँ पे आ गया आंसर आपका 3:12:7। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, आपसे पूछूँ कि यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है 2/3 अनुपात 5/6 अनुपात 7/12, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर से कि मुझे A अनुपात B अनुपात C बताओ। तो मैंने अभी बताया है इस क्वेश्चन में कि अनुपात कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। उसको सही कैसे करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेके, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। यहाँ से 3 6 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। 3 6 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो यहाँ 12 से गुणा करो, यहाँ भी आप 12 से गुणा करो, यहाँ भी आप 12 से गुणा करो। 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ से डायरेक्ट हम निकालेंगे 8 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा
और यहाँ 7 एकम 7 आएगा। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अनुपात को किस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे हमको सरल करना है, ये मैंने आपको बता दिया कि कभी भी आपको अनुपात फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, उसको किस तरीके से सही करेंगे ये मैंने आपको अभी बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि मान लो यदि m अनुपात n बराबर आपके लिए दिया है 7:3 और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 3m + 2n अनुपात 3m - 2n की वैल्यू बताओ। तो ध्यान रखना, डिग्री यहाँ भी देखो 1 और 1 है, जोड़ने और घटाने पे वेरिएबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हमसे अनुपात देकर अनुपात ही पूछा है, तो आप अच्छे से समझदार हो। यहाँ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो उठा के लगाओ, यहाँ 3 × 7 तो 7 × 21 + 3 दूनी 6, ये हुआ 7 × 21 - 6, ये कितना हो गया आपका 27 अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो आप 3 से काटोगे, 3 नेम 27, 3 पंजे 15, क्योंकि अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए, सरलतम रूप में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि मैं अभी शुरू किया हूँ इसलिए बेसिक से लेके चल रहा हूँ और आपसे उम्मीद ये है कि इस बेसिक को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और समझने का प्रयास भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बेसिक चीज़ों को नहीं सीखोगे तब तक आपको दिक्कत रहनी ही रहनी है। क्योंकि एक बार में चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं कि यही तरीके के क्वेश्चन है, अरे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन पहले आपको शुरुआत तो करनी आनी चाहिए कि शुरुआत मुझे कैसे करनी है, तभी तो गाड़ी दौड़ेगी। जब स्टार्ट ही नहीं होगी तो गाड़ी दौड़ेगी कहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको अच्छे से पूरी मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।